वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की गेम में हम लोग प्रीव्यू करने जा रहे हैं नापोली वर्सेस बार्सिलोना का जो चैंपियंस लीग गेम है उसका, और उसको थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दोनों क्लब्स की क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और क्या टेक्टिकली जो है वो टीम उतारी जा सकती है बारसा की तरफ से उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी बार्सिलोना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपके साथ मैं इस वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे फेसबुक और इंस्टा के ऊपर आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रीव्यू के साथ, और पहले बात कर लेते हैं कि भैया दोनों क्लब्स जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। अगर आप डोमेस्टिक कंपटीशन उठाकर देखें तो बार्सिलोना भी है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर है ला लीगा में, और नापोली वो भी नाइन्थ पोजीशन के ऊपर है, और दोनों के हाथ से जो है वो डोमेस्टिक कंपटीशन जा चुके हैं। अब वहां पर इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और वहां से मतलब बार्सिलोना का तो फिर भी शायद कोई मिरेकल हो जाए कि कहीं ना कहीं से शायद कोई ला लीगा, जो कि ना होने के बराबर वाली बात है, वो ला लीगा में वापसी हो जाए इनकी। लेकिन नेपोली का तो बहुत ही बुरा हाल है, वो नाइन्थ पोजीशन पे है, और दोनों रनिंग चैंपियंस हैं। ये भी याद रखिए कि दोनों अपना जो टाइटल है वो डिफेंड कर रहे हैं अपना डोमेस्टिक लीग का। और नेपोली ने 30 ईयर्स के बाद लास्ट ईयर जो है वो उन्होंने सीरिया का टाइटल जीता था 90 पॉइंट्स के साथ। लेकिन इस सीजन में वो काफ़ी ज़्यादा बुरा खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। पिछले सीजन में 90 पॉइंट्स लिए थे, और इस सीजन में अभी तक उन्होंने सिर्फ 36 पॉइंट लिए हैं, और नाइन्थ पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। दो मैनेजर्स ऑलरेडी वो सैक कर चुके हैं। अब मजारी को उन्होंने सैक किया है, और उसके बाद अब लाए हैं कलजोना को। अब कलजोना कौन है? कलजोना है सर्री, जो आप जानते हैं कि नेपोली के जो पहले कोच रह चुके हैं, फिर चेल्सी के भी वो कोच रह चुके हैं सर्री। और सर्री बॉल जो है उनकी काफ़ी फेमस भी हुई थी। उनके ये असिस्टेंट रह चुके हैं तकरीबन 20 साल से, और इटालियन लीग को काफ़ी अच्छे तरीके के साथ जानते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आकर जब एक नया कोच आता है तो वहाँ पर टीम को एक पुश मिलता है, जो आई होप कि ना मिले इन्हें। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि चावी का भी प्रॉब्लम चल रहा है। चावी ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया हुआ है, और वो इस सीजन के बाद जैसे सीजन खत्म होगा छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखने को तो यही मिल रहा था, और हम सोच भी रहे थे कि यार चावी ने रिजाइन किया तो अब हो सकता है कि प्लेयर्स जो सोए हुए हैं बार्सिलोना के वो शायद जाग जाएं, और वो कुछ अच्छा करके दिखाएं चैंपियंस लीग में। क्योंकि देखें, ला लीगा में अगर देखा जाए रेजिग्नेशन के बाद से चावी के, तो 4 गेम्स बार्सिलोना ने खेली है, 12 में से 10 पॉइंट निकाल लिए उन्होंने। बेशक कोई बड़ी गेम नहीं खेली, बेशक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, बेशक पिछला गेम भी सेल्टा के अगेंस्ट उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर पेनल्टी हमें मिली और हमने गोल स्कोर किया, जो कि लेवेंडोस्की ने, बल्कि एक पेनल्टी उनकी रुकी भी थी, रीटेक हुआ, वहां पर गोल स्कोर किया और हमने 3 पॉइंट लिए। लेकिन उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक अलग कंपटीशन है, और चैंपियंस लीग बात करती है मोमेंटम की, और नॉकआउट स्टेज में बात होती है मोमेंटम की। अगर आप यहाँ अच्छा कर जाते हैं और यहाँ पर अगर आप अच्छा मोमेंटम ले लेते हैं, तो फिर आप जो टीम आपकी परफॉर्मेंस दे रही है ला लीगा में, वही टीम यहाँ पर आपको एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भी करके दे सकती है। और ये हमने देखा है। मैंने पहले भी आपको एक दो वीडियोस में चेल्सी की जो है वो आपको मैंने मिसाल दी थी कि चेल्सी को आप देख सकते हैं कि चेल्सी ने जो पिछले 2 दफा चैंपियंस लीग जीती है, वहां पर यही हुआ था कि उनका मैनेजर भी सैक हो गया था मिड सीजन में जाकर, और उनकी लीग में, प्रीमियर लीग में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, और टॉप 4 में भी उन्होंने फिनिश नहीं किया था। लेकिन वो चैंपियंस लीग का कंपटीशन जीत गए थे, क्योंकि उनका एक जो मोमेंटम था वो चैंपियंस लीग में बन गया था। तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, और चैंपियंस लीग को जो है हम डिफरेंट तरीके के साथ लेंगे। अगर हम ग्रुप स्टेज की बात करते हैं, तो ग्रुप स्टेज में बारसा ने टॉप किया था एंटवर्प से। आखिरी गेम जो है वो हम लोग हारे भी थे। और उसके बाद नेपोली की बात की जाए तो ये रियल मैड्रिड के ग्रुप से सेकंड पोजीशन के ऊपर आए थे, और वहां पे इन्होंने सेकंड जो है वो फिनिश किया था। अब वहां तक तो नेपोली की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक लग रही थी, और बारसा की परफॉर्मेंस भी ग्रुप स्टेज में एवरेज थी, ठीक थी। लेकिन अब नॉकआउट स्टेज में जो है वो टोटली गेम डिफरेंट हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरी भी हुई हैं, डोमेस्टिक कंपटीशन से भी ऑलमोस्ट आउट हो चुकी हैं, और दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस लीग ही है खेलने को। अब अगर नापोली की बात की जाए तो वहाँ पे ओशिमन का भी प्रॉब्लम थ्रू आउट चला आ रहा है, आप जानते हैं, और अभी वो इंजरी से भी वापस आए हैं। और कहा यही जा रहा है कि वो बारसा के अगेंस्ट जो है वो एक हाफ शायद खेलें, 50-60 मिनट तक खेलेंगे, क्योंकि पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर बारसा की बात की जाए तो वहाँ पर आपको जो फिलिक्स के बारे में पता है कि वो भी इंजर्ड थे, और वो भी अब स्क्वाड में वापस आए हैं, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की है। अब
और उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो बार्सिलोना ने अभी तक पूरे इस सीज़न के अंदर 75 गोल स्कोर किए हैं, और सिर्फ 2024 के अंदर जो है वो बार्सिलोना ने अभी तक 28 गोल स्कोर किए हैं। अगर हम अटैक की बात करते हैं नापोली की, तो उन्होंने 46 गोल स्कोर किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। और 7 गोल सिर्फ उन्होंने 2024 में स्कोर किए हैं इस सीजन, मतलब 2024 में। डिफेंस की बात की जाए तो बारसा ने जो है वो 34 गोल्स जो है वो कंसीड किए हैं, और 23 गोल सिर्फ 2024 में बारसा ने कंसीड किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है। दूसरी तरफ 28 गोल जो है वो कंसीड किए हैं नापोली ने, और 8 गोल उन्होंने कंसीड किए हैं 2024 में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर बार्सिलोना की बात की जाए तो भैया, बार्सिलोना का प्रॉब्लम जो है वो डिफेंस में भी है, अटैक में भी है। और फुटबॉल होती ही डिफेंस और अटैक है, और यहीं पर ही हम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गोल्स बहुत ज़्यादा लीक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अटैक की, तो वहाँ पर हम लोग चांसेस तो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर गोल स्कोर नहीं कर पा रहे। कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा लो है हमारा, और इन्हीं दो चीज़ों को हमें फिक्स करना होगा अगर हमें ये नॉकआउट गेम जीतनी है, ये नॉकआउट टाई जीतनी है, या ये कंपटीशन जीतना है। देखें, उम्मीद ज़्यादा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा डीप जाएंगे चैंपियंस लीग में, जिस तरह से हम लोग थ्रू आउट द सीजन परफॉर्म करते रहे। लेकिन फिर मैंने वही बात किया कि ये एक डिफरेंट बॉल गेम है चैंपियंस लीग, और जहाँ पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा काउंट करता है। आपको नहीं पता होता कि अगर आप अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना लेते हैं, और तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं कि आप किसी भी टीम को अपसेट कर सकते हैं। और अगर हम टीम की बात की जाए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई बार्सिलोना और चावी जो है वो ये सोच रहे हैं कि 4 मिडफील्डर्स के साथ से जाया जाए इस गेम में। तो हो सकता है बार्सिलोना 3-4-3 की जो है वो फॉर्मेशन के साथ खेले। अब उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इंगिनो मार्टिस को शायद स्टार्ट कराया जाए, कुबरासी को स्टार्ट नहीं कराया जाएगा। और यहाँ पर अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना किन 3 बैक्स के साथ जाते हैं। अगर 3-4-3 होता है तो हो सकता है इंगिनो मार्टिस, अरोहो और कुंदे के साथ जो है वो बैक 3 स्टार्ट किया जाए। और मिडफील्डर्स की अगर 4 की बात की जाए, तो वहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो बार्सिलोना जो है वो यूटिलाइज कर सकता है। वहाँ पे कैंसलो भी मिडफील्ड में खेल सकते हैं। वहाँ पर आप फ्रैंकी डियोंग और उसके बाद पैड्री और गुंडोगन को भी खिला सकते हैं। या हो सकता है कि अगर कैंसलो नहीं होंगे तो रफीनिया को भी एज ए इंटीरियर मिडफील्डर खिलाया जा सकता है। वो भी एक देखने वाली बात होगी। फिर अगर फ्रंट 3 की अगर बात की जाती है, तो वहाँ पर हो सकता है कि बार्सिलोना स्ट्राइकर तो ऑब्वियसली लेवेंडोस्की होंगे, और अनडिस्प्यूटेडली क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं, लामीन यमाल स्टार्ट करेंगे राइट विंग के ऊपर। लेफ्ट के ऊपर हो सकता है जाओ फिलिक्स को स्टार्ट कराया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब देखना होगा कि किस कम्बिनेशन के साथ जो है वो बारसा उतरेगी। अब अगर बात की जाए प्रिडिक्शन की, तो यार ये बड़ा ही मुश्किल सा जो है वो मोमेंट होता है मेरे लिए कि इसको प्रिडिक्ट करूं। लेकिन फिर भी वही बात है कि यार बार्सिलोना फैंस हैं, और दिल और जान जो है वो बार्सिलोना के साथ धड़कता है। तो आई होप कि बार्सिलोना ये गेम जो है वो 2-1 से जीत जाएगी। आप भी मुझे अपनी प्रिडिक्शन जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ अगर जो खबरें आ रही हैं वो भी मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक तो हैंसी फ्लिक के बारे में बात आ रही है कि आपको पता है कि इस टाइम के ऊपर टुकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इस टाइम पे 3 गेम्स लगातार बायर्न हार चुकी है। तो अब ये कहा जा रहा है कि बायर्न उनको अप्रोच कर रही है, लेकिन जो हैंसी हैं वो बिल्कुल भी वो रश नहीं कर रहे, और वो वेट कर रहे हैं बार्सिलोना की ऑफर का। एक तो ये खबर है। दूसरी चीज़ ये है कि सैलरी लिमिट्स जो हैं वो अभी अनाउंस हुई हैं, और बार्सिलोना ऑलमोस्ट पिछले सीजन में 270 सैलरी कैप था बारसा का, 270 लिमिट थी। अब वो कम होकर 204 हो चुकी है। तो मतलब और ज़्यादा सैलरीज आपको गिरानी पड़ेंगी, और ये बार्सिलोना के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा नए प्लेयर साइन करने के लिए। तो ये भी एक न्यूज़ थी। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, क्योंकि कल तो हम लोग रिव्यू करेंगे मैच का। और फिर जो मैच जो हमारा है नापोली का, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पर चावी के साथ आए थे फ्रैंकी डियोंग। तो वहाँ पर उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल किए गए, और स्पेशली आप जानते हैं कि खबरें आ रही थी कि फ्रैंकी डियोंग को जो है वो हो सकता है कि समर में उनको सेल कर दिया जाए, और या वो खुद छोड़ के चले जाएं, और उनको काफ़ी ज़्यादा क्लब्स के साथ लिंक भी किया जा रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई किया, और उन्होंने कहा कि ये क्लब मेरा जो है वो ड्रीम क्लब है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं कोई 40 मिलियन की सैलरी नहीं कमा रहा है यहाँ पर। और मुंडो डिपोर्टिवो का उन्होंने स्पेशली नाम लिया कि वो बहुत ज़्यादा
लाइज बोल रहा है, काफ़ी झूठी खबरें फैला रहा है। तो इन सब बातों को हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नापोली वर्सेस बार्सिलोना की गेम को क्या प्रिडिक्शन, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं।